हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत यानी कि DSSB का ये हमारा हिंदी मेल का पेपर होगा। व्याख्या सहित हम इसको यहाँ पर देखने वाले हैं और मैं आपको इसके क्लास को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आदिकाल का वन लाइनर सीरीज़ में आपको पूरा कंप्लीट आदिकाल उसमें करा चुकी हूँ और आपको भक्ति काल में संत काव्य के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो सारे मैं आपको करा चुकी हूँ। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है वन लाइनर सीरीज़ की, उसमें साहित्य की वन लाइनर सीरीज़ है और आप वहाँ पर जाकर सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार, चाहे आपका नेट JRF में आए हो, DSSB में आए हो या फिर KVS NVS में हो या फिर UP TCT PCT में आया हो, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2 से 4 बार कम से कम। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एक बार आया होगा, 2 से 4 बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप वहाँ से वो कर सकते हैं। जिन्होंने पहले कभी साहित्य नहीं पढ़ा होगा उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लास होने वाली है। अगर देखते हैं तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा यहाँ पर। सज्जल नीरद सी क्लांति थी, पंक्ति के रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? अलंकार जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो वहाँ कुछ पहचान बताई थी और यहाँ पर जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास ली होगी वो देखते ही समझ गए होंगे कि ये जो सी है, सी में देखते ही आप बता देंगे कि यहाँ उपमा अलंकार है। सज्जल नीरद सी में उपमा अलंकार है, जहाँ पर एक वस्तु या फिर प्राणी की तुलना उसी के समान दिखने वाले वस्तु या फिर प्राणी से की जाती है, जहाँ उपमा अलंकार होता है वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। क्वेश्चन नंबर 2, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनुधन व्यय और ये यण संधि का उदाहरण है। यण संधि के कुछ अन्य उदाहरण जैसे कि यद्यपि होता है, इत्यादि होता है, अन्वेषण तथा पित्राज्ञा होता है। यण संधि का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 3, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्द इसमें दौड़ होगा, राइट आंसर दौड़ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो भाववाचक शब्द होते हैं वो क्या, इनको जान लीजिए। जिन शब्दों से किसी चीज़ का या फिर पदार्थ की अवस्था या दशा या फिर भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं में आंसर बताना है। कुरंग जो है यहाँ अश्व का पर्यायवाची नहीं होता, हिरण का होता है। हय, घोटक और सैंधव ये अश्व के पर्यायवाची होते हैं। देखिए, बाजी, घोड़ा, रविपुत्र ये भी रविपुत्र जो है अश्व के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, क्या होता है? न कारण होगा न कार्य, ये लोकोक्ति का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विवाद शब्द का विलोम होता है। विवाद का विलोम क्या होगा? निर्विवाद। आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो हम इसकी व्याख्या को देख लेंगे। विवाद शब्द का विलोम आपको पता चल गया कि निर्विवाद होता है। कुछ और शब्द हैं, जैसे वैमनस्य है तो सोमनस्य इसका शब्द का विलोम होगा और कलह का विलोम होगा सुकलह, सुलह, और कलह का सुलह होता है, संवाद का विवाद होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से शब्दयुग्म का अर्थ संगत नहीं है? नहीं में आंसर देना है। तो यहाँ देखिएगा, जो अथक है, अथक, अथक मतलब बिना थके, और अकथ मतलब जो कहा ना जा सके, ये ठीक है आपका। अंश मतलब होता है हिस्सा और अंश मतलब होता है कंधा, तो ये बात भी ठीक कही इन्होंने। संगत नहीं है, नहीं में आंसर बताना है। देखिए, टुक, टुक का मतलब क्या होता है? फटा हुआ होता है, और टुक का मतलब होता है टुकड़ा, तो ये आपका जो है आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका सी वाला, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और जो डी में दिया है दंस, दंस का मतलब डंकी होता है और दस का मतलब 10 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 8, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? तालव्य वर्ण बताना है किस में आता है। देखिए, जो पूरा चय वर्ग होता है ये तालव्य के अंतर्गत आता है। उसमें हमारा तालव्य से य और ई
ई में दोनों ही आ जाएंगे, छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों ही आते हैं तालव्य श के अंतर्गत। और च वर्ग पूरा आता है, य और स ये आते हैं तालव्य वर्ण के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। विशेषण छांटना है कौन सा है? गंभीर यहाँ पर विशेषण शब्द हो जाएगा। देखिए, संज्ञा तथा स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं और दिए गए विकल्पों में गंभीर जो है ये विशेषण की दृष्टि से संगत उत्तर है। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, श्यामा गंभीर स्वभाव की है तथा इस स्वभाव में गंभीर श्यामा के स्वभाव की विशेषता बतलाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तुम जाओ और खाना खाओ। वाक्य कैसा है? तुम जाओ और खाना खाओ। तो इसको आप पढ़ने से ही समझ रहे होंगे कि आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, आज्ञा यहाँ पर दी जा रही है, आज्ञा का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, चुप, जुबान मत चलाओ। वाक्य में चुप जो है ये बताना है आपको, ये क्या है? चुप, जुबान मत चलाओ। तो इसमें चुप जो है आपका तिरस्कार बोधक है। ठीक है, यहाँ पर जो है तिरस्कार किया जा रहा है, एक तरीके से डांटने वाली चीज़ आई है। ठीक है, डांटने का आपको बोध हो रहा है और सामान्यतः ऐसे कथन को अपमानित करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। वाक्य में चुप जो है वो तिरस्कार बोधक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? अनेकार्थी कौन सा शब्द इनमें से नहीं है? तो नहीं में आंसर बताना है। आयु, ये अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिएगा, आयु का प्रयोग केवल उम्र के लिए होता है, यह अनेकार्थी शब्द नहीं है। वहीं अंक की अगर बात करते हैं, अंक, इसका प्रयोग गोद के लिए भी होता है, चिन्ह के लिए होता है, संख्या तथा भाग्य के अर्थ में होता है। मान की अगर बात करते हैं तो इज्जत, अभिमान, नापतोल, इसके अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता? विशेषण का जब हम परिचय देते हैं तो हमें क्या बताना आवश्यक नहीं होता? ये 5th क्लास का क्वेश्चन है। जब हम 5th में ग्रामर पढ़ते हैं तो वहीं पर ये क्वेश्चन बताया जाता है विशेषण का, जब आप विशेषण वाला चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, और क्रिया इसमें आवश्यक नहीं होता। ठीक है, जब हम विशेषण बताते हैं, विशेषण को पढ़ाते हैं, तो क्रिया को उसमें लाना आवश्यक नहीं होता। लिंग, विशेष्य और वचन ये आवश्यक होते हैं, बट क्रिया आवश्यक नहीं होता। देखिएगा, विशेषण पद का परिचय करते समय विशेषण के भेद, अवस्था, लिंग, वचन, विशेष्य और उसके साथ संबंध आदि को बताना चाहिए। क्रिया के साथ संबंध बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो क्या बताना आवश्यक नहीं है? क्रिया के साथ में संबंध को बताना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, वह इधर उधर घूमती रहती है। वाक्य में अवयव पद है, वह इधर उधर घूमती रहती है, इसमें अवयव पद बताना है। तो अवयव क्या हो जाएगा यहाँ पर? अवयव होता है इधर उधर। ठीक है, अवयव पद होगा यहाँ पर इधर उधर, जिसका लिंग, वचन और कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उसके रूप पर, अवयव के रूप में क्या होता है? लिंग, वचन और कारक के कारण किसी भी प्रकार का इसमें परिवर्तन नहीं दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास बताना है किससे हुआ है? चारों ऑप्शन आपके सामने है और जो राइट आंसर यहाँ पर होगा शोरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, शोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख जो बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी तथा दक्षिणी। ठीक है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है जिसको कोरवी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, संकेत, साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? देखिए, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया, जब TSSB के हम प्रैक्टिस सेट पेपर कर रहे थे, जो पेपर हुए थे TSSB के, बहुत सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पर किए, बहुत सारे पेपर सेट किए हैं अलग अलग ईयर के। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि अभिधा जो है वो साक्षात अर्थ का बोध कराती है। जब घुमा फिरा कर शब्द का सीधा सीधा अर्थ ना निकले तो वहाँ लक्षणा होती है, और जब इन दोनों का ही अर्थ ना निकले, ना सीधा सीधा ना ही शब्द का कोई दूसरा अर्थ निकलता है, कोई तीसरा ही अर्थ सामने आता है, ठीक है, तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। देखिएगा, सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। को क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और साहित्य शास्त्र में शब्द व्यापार के 3 भेद माने गए हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 70 नंबर क्वेश्चन,
देवनागरी लिपि के विकास में ज ग और क आदि ध्वनियां वर्ण आई हैं। आदि ध्वनियां आई हैं और ये बताना है कि ज ग और क आपको यहाँ पर 4 लैंग्वेज दी गई है, कौन सी भाषा से आई हैं। ये ध्वनियां बताना है कौन सी भाषा से आई है। देखिए ये ध्वनियां जो है ज ग और क संस्कृत से आई हैं, ठीक है। और क्यों आई हैं वो अभी आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आचार्य नरेंद्र जो शर्मा है, नरेंद्र शर्मा के अनुसार वैदिक संस्कृत में 52 मूल ध्वनियाँ थी, जिसमें देवनागरी लिपि की ज ग क ध्वनि भी शामिल है। अतः यह ध्वनियाँ संस्कृत से आई है। ओ ध्वनि ये देवनागरी लिपि में अंग्रेजी भाषा से आई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द बताना है। और यहाँ ग्रामर के कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपको DSSB में देखने को मिलते हैं ग्रामर से, तो ग्रामर आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से साहित्य का क्लास दूं या फिर ग्रामर का क्लास दूं। जो साहित्य के हम क्वेश्चन कर रहे हैं 1 लाइनर, वो हम करते रहेंगे, उसका वीक में आपको एक क्लास में लगेगा। किस दिन मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगी। और पूरे क्लास के अंतर्गत, एक ही क्लास के अंतर्गत आपको चाहे आपके 100 क्वेश्चन हो, 200 हो या 300, जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे उस टॉपिक से, वो सब हम एक ही क्लास में करेंगे, जिससे कि एक क्लास में आपका एक टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। और अब आप मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आप मुझसे ग्रामर पढ़ना चाहते हैं या फिर आप मुझसे साहित्य पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसकी क्लास को बनाकर ही मुझे फिर आपको नेक्स्ट डे आपको समझाना होगा, ठीक है। तो उसमें भी समय लगता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरीके से आपको कराऊं और आप पहले कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं, ठीक है। ग्रामर चाहते हैं तो मैं ग्रामर भी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इजी वे में आपको करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। और जो अशुद्ध शब्द यहाँ पर आपको बताना है वो होता है माधुर्यता। सौख्य भी ठीक है आपका, निरपराध भी ठीक है और आकाश भी ठीक है, ठीक है। और इसकी व्याख्या को देख लीजिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी फिर सारी चीज़ें। देखिए माधुर्यता जो शब्द है ये इस तरीके से नहीं, माधुर्य शब्द होगा, ठीक है, और वही शुद्ध शब्द होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, बहुत बार मैंने आपको बताया है, ठीक है। और ब्रज भाषा जो है, देखिए वैसे तो पहाड़ी ये कोई बोली नहीं है, पहाड़ी हिंदी की तो एक अलग ही बोली होती है, ठीक है। कमाऊनी और गढ़वाली ये आती है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर मिस्टेक है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर बघेली होता तब भी 2 ऑप्शन मुझे नेगेटिव लग रहे हैं, C और D, ठीक है। बाकी अवधी, छत्तीसगढ़ी और अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। देखिएगा ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अपितु पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यही मैंने आपको बताया। अवधी को बैसवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी ये खस अपभ्रंश से विकसित उपभाषा है और इसके अंतर्गत कुमाऊनी आती है, गढ़वाली आती है। यही मैंने आपको बताया। वहाँ पर 2 ऑप्शन जो है ये मिस्टेक है। या तो यहाँ पर बघेली होता तब आपसे पूछ लिया जाता, फिर आप इसको D को लगा सकते थे। यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है आपके C और D, ये दोनों ही गलत है, ठीक है। एक इनमें बघेली होना चाहिए था, तब आपका क्वेश्चन ठीक होता। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य बताना है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप चारों को पढ़ सकते हैं कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। ये संबंध की बात हो गई, वो कौन है उसके बारे में बात हो रही है कि कौन है जो पड़ा रो रहा है। तो आपका जो आंसर है वो तो यही बन जाएगा, ऐसा ना हो कोई आ जाए। तो ये भी नहीं होगा, तुम क्या खरीद रही हो, डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है, पर्सनवाचक हो गया। और तुम, यह कोई काम नहीं है, इसमें भी कोई संबंधवाचक नहीं है, ठीक है। और अगर बात करते हैं आपको संबंधवाचक समझना है क्या होता है, तो देखिएगा जो स्वरनाम किसी दूसरी संज्ञा या फिर स्वरनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयोग होता है उसी को हम संबंधवाचक स्वरनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से शब्द की वर्तनी मानक वर्तनी है? कौन से शब्द की वर्तनी पूछा जा रहा है? मानक वर्तनी है। तो मानक वर्तनी यहाँ पर किसकी होगी? संबंध की होगी, ठीक है। ये सब मानक वर्तनी नहीं है, आधा में आधा ने, ये नहीं होगा। जहाँ 2 आपके ये दिखाई देंगी आपको, एक छोटी छोटी बिंदियाँ
तो यही आपकी मानक ध्वनि होगी। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? लहरों के राजहंस जो नाटक है ये मोहन राकेश का नाटक है। राइट आंसर मोहन राकेश हो जाएगा। ठीक है, और इनको देख लीजिए, कुछ और इनके नाटक दिए गए हैं तो इन्हें भी देखिएगा। लहरों के राजहंस के नाटककार जो है मोहन राकेश हैं और इसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ था। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन 1958 का है। आधे अधूरे ये 1969 का है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं ये अन्य प्रसिद्ध नाटक है। अब देखिएगा, हरिकृष्ण प्रेमी, ये प्रसादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटककार हैं। स्वप्न भंग, आहुति, शतरंज के खिलाड़ी इनके प्रमुख नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 23, धर्मवीर भारती कृत अंधा युग किस श्रेणी का नाटक है? अंधा युग बताना है धर्मवीर भारती जी का किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये गीति नाट्य है। राइट आंसर गीति नाट्य हो जाएगा। अंधा युग 1955 की रचना है, धर्मवीर भारती की गीति नाट्य रचना है और इसका कथानक महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों की घटना पर आधारित है। जयशंकर प्रसाद को नाट्य लेखन का प्रवर्तक माना जाता है। प्रसाद जी के ही करुणालय, जो प्रसाद जी का करुणालय नाटक है वो 1912 को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना गया है। करुणालय को क्या माना गया है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम गीति नाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। आपको बताना है कि महाप्राण जो व्यंजन होता है वो प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण होता है? दूसरा और चौथा वर्ण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा वर्ण। देखिएगा व्याख्या, हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों को उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण 4 भाग किए गए हैं और प्रत्येक वर्ग का क, च, ट, त, प। ठीक है, प्रत्येक वर्ग कौन से? ये पांचों वर्ग हैं आपके, क, च, ट, त, प वर्ग हैं। इनके दूसरे और चौथे वर्ण को ही महाप्राण ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार बताना है। कौन है रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी है। आगे देखिएगा, रेशमी टाई डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है और इस एकांकी से हिंदी एकांकी के इतिहास के चौथे चरण की शुरुआत मानी जाती है। इतिहासकार भारतेंदु युग से एकांकी का प्रारंभ मानते हैं। जयशंकर प्रसाद के एक घूट जो कि 1929 से दूसरा चरण, भुवनेश्वर प्रसाद के कारवा 1935 से तीसरा चरण को शुरू हुआ मानते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग मानते हैं तीसरे चरण की, भुवनेश्वर प्रसाद के कारवा एकांकी से। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी कहानी नई कहानी की शुरुआत की मानी जाती है? कौन सी कहानी है जिससे कि नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? तो वो है परिंदे कहानी। ठीक है, परिंदे कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1960 माना जाता है और निर्मल वर्मा की इस कहानी से ही नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। गरीबी हटाओ ये 1976 की रचना है, रविंद्र कालिया की है। बदबू ये शेखर जोशी की है तथा जहां लक्ष्मी कैद है ये 1957 की राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध कहानी है। क्वेश्चन नंबर 27, विचारात्मक निबंधों की क्या शैली होती है? विचारात्मक निबंधों की शैली बताना है और धारा शैली होती है विचारात्मक निबंधों की। ठीक है, विचारात्मक निबंधों की शैली जो है वो धारा शैली होती है। इसमें लेखक विचारों को एक प्रवाह में व्यक्त करता है। विचारात्मक निबंधों में कल्पना, चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, परख और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? परख और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक बताना है कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र। ये जैनेन्द्र के हैं परख और त्यागपत्र उपन्यास। देखिए, सुनीता भी इन्हीं का ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आप, परख जो है ये 1929 का है, त्यागपत्र का समय 1937 है। उपन्यासों के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र कुमार को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है। सुनीता ये 1934 का है, कल्याणी 1939 का है। सुखदा की बात करते हैं तो ये 1952 का है, विव्रत ये 1953 का है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं किनके? जैनेन्द्र जी के। और जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा तथा अहम का समर्पण है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे कि इनके जो उपन्यास थे इनका विषय था काम पीड़ा और अहम का समर्पण। क्वेश्चन नंबर 29,
राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? राजभाषा को गठित करने का जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 344 में किया गया है। आर्टिकल 344 में राजभाषा अनुच्छेद देखिएगा, ये तो किया गया है राजभाषा के आयोग को गठित करने का प्रावधान 344 में, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अब आप थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी देखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 17 में आर्टिकल की बात करते हैं तो 343 की बात आ जाती है और 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 344 में कहा गया है राष्ट्रभाषा 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर वर्ष 10 वर्ष तक, ठीक है, 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा तथा अनुच्छेद 344 के संगत होगा, ठीक है, 344 के अंतर्गत आएगा। इसमें जो राइट आंसर आपका बनेगा वो यहाँ पर आर्टिकल 344 ही बनेगा। अब देखिएगा आगे चलते हैं और आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आ जाएगा। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? री स्वर की मात्रा बतानी है, इसका प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है? मातृभूमि, मातृभूमि में इसका प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन के अनुसार 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, सिंधी भाषा को जोड़ा गया और फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसके द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी ये तीनों भाषाएं जोड़ी जाती हैं। फिर 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली ये 3 भाषाएं जोड़ी गई और अब वर्तमान में ये भाषाएं जुड़ने के बाद में हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो ध्यान में रखेंगे 21वां संविधान संशोधन होता है तो सिंधी भाषा आती है, अगर 71वां संविधान संशोधन होता है तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी आती हैं और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी और संथाली भाषाएं आती हैं। तो 7 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। उसके बाद वर्तमान संविधान के अंतर्गत कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 22 भाषाएं हो जाती हैं 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 32, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है और नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी का उपन्यास है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। रहस्य कथा की अगर बात करते हैं तो 1979 तथा 100 अजान एक सुजान ये 1892 का है और इनके अन्य प्रमुख उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट जी के। क्वेश्चन नंबर 33, जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषियों के बीच में संपर्क का काम करती है वह क्या होती है? वह हमारी संपर्क भाषा होती है। संपर्क का काम कौन करेगी? संपर्क भाषा करेगी, ठीक है। जो भाषा 2 या फिर 2 से अधिक भाषियों के मध्य संपर्क का काम करती है वह संपर्क भाषा कहलाती है और संपर्क भाषा किसी देश की भाषा, राष्ट्रभाषा, क्षेत्रीय भाषा तथा फिर विदेशी भाषा भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 34, उपयुक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह वाक्य है, ठीक है, यानी इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है वो हमारा किस भाषा के अंतर्गत आता है। उपयुक्त संकल्प जो है भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तो वह हमारी कार्यकारी भाषा के अंतर्गत होता है। किस भाषा के अंतर्गत? कार्यकारी भाषा के अंतर्गत, ठीक है। और यह कार्यालयी भाषा का वाक्य है। क्या कार्यालय हिंदी में प्रकाशन के काम में आने वाले शब्द, वाक्य अधिक प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, लबड़ धोधो एकांकी संग्रह है। लबड़ जो धोधो एकांकी संग्रह है ये हमें बताना है कि किसका है और ये इसका जो राइट आंसर होता है बद्रीनाथ भट्ट हो जाएगा। ये बद्रीनाथ भट्ट जी का एकांकी संग्रह है लबड़ धोधो। भट्ट जी के रहस्य व्यंग लेख बहुत ही मर्म स्पर्शी होते थे। वेन चरित्र, दुर्गावती इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिएगा मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका कौन है? मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका बताना है और राइट आंसर यहाँ पर कृष्णा सोबती जी हो जाएगा। इसको सभी जानते हैं। कृष्णा सोबती मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका हैं
और इनके कुछ अन्य उपन्यास और हैं। मित्रों मरजानी के अगर समय की बात करते हैं तो 1967 इनका समय है। सूरजमुखी अंधेरे में ये 1972 का है। जिंदगी नामा 1979 का है। दिलो दानिश ये 1993 का है। समय सरगम की बात करें तो 2000 का है। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं। मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यासों की बात करते हैं, आपका बंटी ये 1971 का है। महाभोज ये 1979 का है। 37 क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। सरदार पूरन सिंह का निबंध है। सरदार पूरन सिंह का निबंध बताना है। यहाँ पर कौन सा है और राइट आंसर कौन सा हो जाता है? मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम जो है ये सरदार पूरन सिंह जी का निबंध है। और इन्होंने अपने समय में कुल 6 ही निबंध लिखे हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। आचरण की सभ्यता आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम भी पढ़ा है। सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त कवि, वाल्ट हिटमैन, ये इनके 6 प्रमुख निबंध हैं। तो इन्हें ध्यान में रखेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और 1-2 बार पढ़ने से ही सारे याद हो जाते हैं। देखिए, आचरण की सभ्यता, मजदूरी, प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, ये आपको याद होंगे। और अमेरिका का मस्त कवि याद कर लेना, वॉल्ट हिटमैन इनका। क्वेश्चन नंबर 38, नाटक में पर्दे के पीछे दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है? चुलिका कहलाती है, ठीक है। नाटक में पर्दे के पीछे दी जाने वाली सूचना जो है वो चुलिका कहलाती है। और पर्दे के पीछे के भाग को क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। वहाँ दी जाने वाली सूचना को चुलिका बोलते हैं। जबकि आकांक्ष्य नाटक का वह दृश्य होता है जिसमें एक अंक की समाप्ति पर अगले अंक की शुरुआत की सूचना पात्रों द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार क्या है? युग कहने का आधार है उपन्यास। युग कहने का आधार क्या है? उपन्यास। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार उपन्यास विधा है, क्योंकि इस युग में हिंदी उपन्यास यथार्थ जीवन के नज़दीक आया है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास तिलस्मी, जासूसी, अयारी कथाओं से भरे पड़े थे। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। नाटकों को पंचम वेद मानने वाले कौन हैं? आपको बताना है कि नाटक को पंचम वेद किसने माना है। नाटक को जो पंचम वेद माना है वो माना है भरत मुनि ने। राइट आंसर क्या बनेगा? भरत मुनि। तो देखिए, नाटक को पंचम वेद माना है। संस्कृत काव्य के प्रथम आचार्य, काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य थे भरत मुनि जी। इन्होंने ही नाटक को पंचम वेद कहा है। और भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आनंदवर्धन की अगर बात करते हैं, आनंदवर्धन जी यहाँ पर दिए गए हैं। इनकी बात करें तो ध्वनि संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, रीतिमुक्त काव्यधारा में प्रमुख रहा है। रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत कौन प्रमुख रहा है? यहाँ बताना है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार चित्रण। श्रृंगार चित्रण जो है वो रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत प्रमुख रहा है। रीतिमुक्त कवियों ने शुद्ध प्रेम काव्य की रचना की है, जिसमें आपके आलम आते हैं, घनानंद आते हैं, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव प्रमुख रीतिकालीन कवि थे। और आश्रयदाता के गुणगान की प्रवृत्ति रीतिबद्ध कवियों की ही प्रवृत्ति थी। 42 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक जल्लण हाथ दई चली गजानन नृपकाज पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। ये किससे संबंधित है आपको बताना है। बताइए, कमेंट बॉक्स में देंगे आप इसका आंसर या फिर ऐसे ही बताएंगे? तो चलिएगा बताइए। ये जो संबंधित है चंद्रबरदाई जी से संबंधित है, ठीक है। जलन जो है इनके पुत्र का नाम था। आगे देखिएगा, इसकी व्याख्या को देख लीजिए। पुस्तक जलन हाथ दई चली गजानन नृपकाज, यह पंक्ति चंद्रबरदाई से संबंधित है। और चंद्रबरदाई जी की कृति पृथ्वीराज रासो को उनके पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। इस ग्रंथ में 69 समय सर्ग हैं, जिसमें कायमास्वद सबसे महत्वपूर्ण सर्ग माना जाता है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा माना जाता है। हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा माना जाता है। और यह रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान का है। रूपा पत्रिका में 1938 में प्रकाशित हुआ। प्लॉट का मोर्चा 1952 में
शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है। और अगर नेपाली क्रांति कथा ये आपकी जो है 1978 की है। श्रुत अश्रुत पूर्व ये 1984 का है। फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज है। क्वेश्चन नंबर 44, लाज न आवत आपको दौर आए साथ पंक्ति का संबंध किससे है? लाज नहीं आवत आपको, दौर आए हो साथ, पीछे पीछे ही दौड़ कर आ गए हो। तो ये किसने कहा था? तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास से कहा था। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। देखिए, ऐसी जनश्रुति है, ठीक है, लोगों की ऐसी मान्यता है कि इनकी पत्नी रत्नावली के द्वारा धिक्कारे जाने पर ही तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। लाज न लागत आपको दौर आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, का कहो मैं नाथ। ठीक है, ये कहा था रत्नावली ने तुलसीदास जी को। और वैराग्य संदीप ने, रामाज्ञ प्रस्ताव ने, रामलला निच्छु, जानकी मंगल, रामचरितमानस आदि तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियां हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। पसंद आ रही हो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा क्या थी? आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा थी डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी। ठीक है, आदिकालीन कवियों की। और पिंगल मिश्रित जो पिंगल शैली में चारण कवियों ने श्रृंगार परक रचनाएं भी की है, वहीं डिंगल शैली में वीर परक रचनाएं की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 46, चितवन की छाँव के रचनाकार कौन है? चितवन की छाँव के रचनाकार बताना है। और राइट आंसर क्या बनेगा आपका? विद्यानिवास मिश्र जी चितवन की छाँव के रचनाकार हैं। और इसका समय माना जाता है 1953। विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है हल्दी दूब, ये 1955 का है। तुम चंदन हम पानी 1957 का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये 1974 का है। तथा अंगद की नियति, ये 1984 का है। इनके अन्य प्रमुख निबंध हैं विद्यानिवास मिश्र जी के। 47 नंबर क्वेश्चन, यात्रिक शीर्षक यात्रा व्रत की लेखिका कौन है? यात्रिक शीर्षक से एक यात्रा व्रत लिखा गया है और इसकी लेखिका बताना है कौन है। तो शिवानी जो है राइट आंसर बनेगा। शिवानी का ये यात्रा व्रत है। देखिए, शिवानी ने ये यात्रा व्रत लिखा है और इसका प्रकाशन वर्ष 1980 में हुआ है। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का जो सूत्रपात था, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही इसका सूत्रपात माना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? निराला जी के जीवन पर जिन्होंने 3 खंडों में जीवनी लिखी थी, वे रचनाकार बताना है कौन है? रामविलास शर्मा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, रामविलास शर्मा जी। और वे कौन कौन से खंड थे वे देख लीजिएगा यहाँ पर। निराला के जीवन पर 3 खंडों में साहित्य की साधना, 3 खंडों में जीवनी लिखी थी। निराला की साहित्य साधना नाम से रामविलास शर्मा ने जीवनी लिखी थी। और हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री दयानंद दिग्विजय, इनकी जीवनी का नाम था। और ये जीवनी जो है 1881 की जीवनी मानी जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये। सभा की सभ्यता शीर्षक स्मरण संस्मरण के लेखक कौन है? शीर्षक संस्मरण के लेखक बताना है। सभा की सभ्यता, और चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा कौन होगा राइट आंसर आपका। यहाँ पर देखिए, जो सभा की सभ्यता है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संस्मरण है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये जो संस्मरण है ये 1907 का है। रामरक्स बेनीपुरी की बात करते हैं तो बस 1954 में मील के पत्थर नाम से इन्होंने संस्मरण लिखा था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने भूले हुए चेहरे तथा दीप जले शंख बजे में अपने आकर्षक संस्मरणों को संकलित किया था। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध किसने लिखा है? तो यहाँ चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, किसने लिखा है बताना है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा। यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त ने 1904 से 1905 में शिवशंभू के चिट्ठे नाम से निबंध लिखा था। भारत मित्र में प्रकाशित हुआ ये निबंध। और ये निबंध लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए उनके नौकरशाही पर चुभते व्यंग करते हुए लिखा गया है। कछुआ धर्म, मॉरिसस मोहि कुठाव निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखे गए हैं।
तो क्लास कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके आगे के 100 क्वेश्चन जो मतलब 50 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 तक हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही भक्ति काल के हमारे सूफी काव्य से रिलेटेड 1 लाइनर क्वेश्चंस आएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, इसी वीक में आपको देखने को मिलेंगे। चलिएगा, करते हैं एक और नई क्लास की तैयारी आपसे मिलने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।